टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज एक बार फिर शहर दक्षिणी से बसपा प्रत्याशी देवेंद्र मिश्र उर्फ नगराहा ने मंत्री नंदी को घेरा है और साथ ही उन्होंने कई मामलों पर मंत्री नंदी को घेरा है। क्या कुछ कहा है देवेंद्र मिश्र नगराहा ने, आइए सुनाते हैं आप। हाँ, चुनाव हो सकता है उनको धन के चंदे से करें या लोगों के जन के। सच में मैं चंदा मांग रहा हूँ, लेकिन वोट का चंदा मांग रहा हूँ। मुझे वोट दीजिए। मेरे मानवर काशीराम का कहना था, एक वोट एक नोट। अगर मैं हाथ जोड़ के लोगों से सहयोग मांग रहा हूँ, उसे वो चंदा समझ रहे हैं। जो 83,000 घरों का भगवान अपने आप को बता रहे हैं, उन्हें तो चुनाव आयोग में लिख के देना चाहिए, मैं यहाँ के 83,000 लोगों के घर का भगवान हूँ। एक घर में 5 वोट है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, उससे ज़्यादा वोट विधानसभा में है नहीं, तो किसी को चुनाव होना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं निश्चित तौर से चंदा मांग रहा हूं, लेकिन वोट का चंदा मांग रहा हूं। वो किस चंदे की बात कर रहे हैं वही जाने, क्योंकि इस कार्य का 2007 से और 2022 का ITR उन्हीं से मांग लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। मेरा ITR, मैं संवैधानिक पद पे ऑलरेडी बैठा हूँ। वो मुझे क्या कह रहे हैं उनका जवाब माननी का मैं दे नहीं पाऊँगा, लेकिन माननी जो बेंजादी शब्द भरे बोले, ये मुझे थोड़ा सा खेद लगा। मजबूरी में आपके बीच में आके जब आप लोगों ने पूछा तो मुझे जवाब देना पड़ा। चंदा मैं टहल टहल के मांग रहा हूँ, हर गली में मांग रहा हूँ, लेकिन धन नहीं मांग रहा हूँ, जन समर्थन मांग रहा हूँ, वोट मांग रहा हूँ। बात वो कह रहे हैं सुना शैक्षिक योग्यता कुछ कम होने के नाते वो गलत समझ बैठे क्या मैं मांग रहा हूँ। जहां जाति समीकरण व कई जगह पर अपनी अपनी गोलाबंदी को लेकर अपने अपने विकास समीकरण में लोग जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ क्या कुछ कहना है इस जाति गोलाबंदी और समीकरण को लेकर यहाँ लोगों का, आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है यहाँ के नागरिकों का। मेरे हिसाब से वैश्य जाति यहाँ पे ज़्यादा है और उनका मतदान ज़्यादा प्रतिशत किस दिशा में जाएगा उस पर निर्भर करेगा। वैसे तो देखा जाए तो सब मुद्दे तो ज़्यादातर हम लोगों के लोग से जो भी हम लोग निकल रहे हैं बाहर, तो सबसे ज़्यादा तो आपका रोज़गार पे है, युवा रोज़गार पे है हमारा। महंगाई एक बड़ा मुद्दा हमारे लिए है, इस पे भी हमारा समीकरण बदल सकता है अचानक। परिचय, मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला, समाज सेविका, सामाजिक सेवा एवं संस्थान की मैं अध्यक्ष हूँ। देखिए, हमारे शहर दक्षिण में सबसे ज़्यादा व्यापारी वर्ग है और पिछड़ा वर्ग है, मुस्लिम समाज है। ये बताइए, क्या इस बार चुनाव में ऐसा कोई बड़ा स्थानीय मुद्दा जो राजनीतिक दलों की जाति गोलाबंदी को झटका दे दे? देखिए, शहर दक्षिण में रोड, पानी, बिजली की बड़ी कमी है और इसके लिए शहर दक्षिण वाले चाहते हैं कि जो भी हमारे क्षेत्र का विधायक हो वो इस चीज़ को ठीक करे। तो क्या लगता है आपको कि विकास झटका दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। परिचय, मुसाब खान, चौक व्यापार मंडल अध्यक्ष। दक्षिणी में ज़्यादातर व्यवसायी लोगों की संख्या ज़्यादा है। अगर उसके आगे आप जमुना पार चले जाएं तो पिछड़े वर्ग के लोग और अनुसूचित जाति की भी संख्या है, लेकिन समीकरण व्यवसायियों के द्वारा और मुस्लिम आबादी भी बड़ी मात्रा में है। इस बार क्या चुनाव में ऐसा स्थानीय बड़ा मुद्दा होगा जो राजनीतिक दलों की जाति गोलाबंदी इरादों को झटका देगा? देखिए, सब राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से खींचतान किए हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में सत्ता में है वो विकास के नाम पे चुनाव लड़ रही है। और शहर दक्षिणी से जो चुनाव लड़ रहे हैं नंदी जी, वो मंत्री हैं केंद्र सरकार में। उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों से व्यक्तिगत ताल्लुकात बहुत अच्छे बना रखे हैं। भले ही कुछ विकास के मामले में देहात क्षेत्र या कुछ जगहों पे गलियां टूटी फूटी हैं, सड़कें नालियां कुछ कम ठीक हुई हैं, लेकिन जो शहर से जुड़ा हुआ इलाका है उसकी रोडें चौड़ी हुई हैं, उसकी कारपेटिंग हुई है, अच्छा हुआ है। और नंदी जी व्यक्तिगत लोगों से बड़ा अंदर घुस करके दोस्ताना बनाने का आदत है उनकी। विकास का मुद्दा समीकरण बिगाड़ सकता है।
हाँ, विकास के मामले पे ही चुनाव लड़ा जाएगा और विकास के मामले में ये मंत्री रहे हैं। अगर ये अपनी बातें समझा ले गए तो लाभ पा सकते हैं, नहीं तो विरोध भी होगा। श्याम सुंदर सिंह पटेल, वरिष्ठ समाज सेवी, प्रयागराज। क्या है और कौन सी जाति बहुमूल्य है? मेरे यहाँ मेरा विधानसभा दक्षिणी लगता है, जिसमें मेरे ये नंदी जी हैं और ये वैश्य समाज से हैं और उनकी मेन तो महंगाई का है और वो इस बार ये मुद्दा भी ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा, अब मथुरा में जो मंदिर का आया है कि अब वहाँ पे मंदिर बनेगा कृष्ण जी का। अब ये हिंदुत्व जो है उस पर तो ये अब जैसे अयोध्या में मंदिर बना है राम लला की, उसी तरह से अब मथुरा में भी कृष्ण जी का मंदिर बनना, ये एक हम लोगों का है कि ये बनेगा। और महंगाई और युवाओं को रोज़गार देने का है और जैसे नैनी वगैरह में जो छोटे छोटे कंपनियां हैं वो कंपनियां खुलेगी। क्या नाम है? मेरा नाम स्मृति श्रीवास्तव, समाज सेवी। संगम नगरी प्रयागराज के ये प्रयागराज से लखनऊ को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि करजन पुल होकर जाता है, करजन पुल जिसको फाफामऊ पुल भी लोग बोलते हैं, ये अब क्षतिग्रस्त हो गया है। यदि इसकी मरम्मत सही समय पर ना हुई तो कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि जिम्मेदार तो इस ठंड के मौसम में रज़ाई में ओढ़कर सो रहे हैं और जनता आवागमन में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, बीते दिनों जिस तरह से शास्त्री ब्रिज पर हुई समस्या, उसी तरह से करजन ब्रिज में भी बीच में दरार आ रही है और आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से बीच में गैप है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। किसी समय भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना, जिम्मेदार बने अनजान। सर, ये करजन पुल है और यहाँ पर आप देख रहे हैं टूटा हुआ है, जिसके कारण आने जाने में समस्या हो रही है और कोई भी घटना घट सकती है और इसको तुरंत मरम्मत होना चाहिए, नहीं तो जनता को सबको दिक्कत हो रही है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आनंद त्रिपाठी है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां भारत में ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है और लगातार बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, मगर लोगों में अभी भी कोरोना को लेकर भय नहीं दिख रहा है। ना ही चेहरे पे मास्क, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग, और लोग बाज़ारों में बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो वहीं मास्क किस तरह के लगाने चाहिए, क्या कुछ कहना है कोरोना से बचाव के लिए डॉक्टर का, इस पर क्या है उनकी राय, आइए सुनाते हैं आपको। आजकल देखा जा रहा है कि पब्लिक जो मास्क वगैरह है और हैंड सैनिटाइजेशन की प्रैक्टिस है और सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रिंसिपल है उसको ठीक से फॉलो नहीं कर रही है। इसी वजह से जो ओमिक्रॉन है और दूसरे कोरोना के वेरिएंट्स हैं उनके बढ़ने की स्पीड तेज़ हो गई है। तो सबसे पहले तो अगर बात मास्क की करें तो सबसे अच्छा तो इसके लिए यही है कि N95 मास्क पहने, अच्छे तरीके से पहने, नाक के ऊपर लगा के रखें उसको। और यदि N95 मास्क किसी वजह से नहीं पहन सकते हैं तो 3 लेयर का जो सर्जिकल मास्क होता है वो भी पहन सकते हैं। अभी इस समय ये कहा जा रहा है कि कपड़े वाला जो मास्क है उसको थोड़ा अवॉइड करें। अभी या तो N95 मास्क पहले या 3 लेयर सर्जिकल मास्क पहने और बाकी फ़िज़िकल डिस्टेंस का पालन करें और हैंड सैनिटाइजेशन की प्रैक्टिस को नियमित रूप से करते रहें। संगम नगरी प्रयागराज, जहां 1 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा आम बजट पेश किया जाएगा। कोरोना काल के बाद ये बजट से लेकर लोगों को काफ़ी आशा है, तो वहीं कुछ लोगों में निराशा भी दिखाई दी। लोगों का क्या कुछ कहना है इस बजट को लेकर हम आपको सुनाते हैं। क्या कहना है प्रयागराज की जनता का और बजट को लेकर किस तरह से उनको आशा और कितों को निराशा है। कोरोना काल में बहुत लोगों को आर्थिक समस्या हुई है। ऐसे समय में जो हमारा दिन प्रतिदिन के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे दाल हो गया वो महंगी हो गई है, तेल महंगी हो गई है, सब्जियां वगैरह महंगी हो रही हैं, कहा जाए तो गैस सिलेंडर भी कहीं ना कहीं महंगा हो रहा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि अगर हमारा देश इस ऐसी महामारी से गुजर रहा है तो बजट में उन चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति भी कम से कम कमा सके। बजट कल आ रहा है वो सिर्फ दिखाने के लिए है, लोगों को बस एक तरह का शगुफा है, मतलब न उसमें कोई राहत है जनता को, न गरीब आदमी को इसमें कोई फ़ायदा है। अब बजट से हम यही उम्मीद करेंगे कि जो भी बजट आए
वो हम लोग के लिए अच्छा ही हो, जिससे हम लोग उभर सकें। अभी तक तो उभर नहीं पा रहे हैं, धीरे धीरे से शुरुआत हुई है और फिर से ये कोरोना काल फिर से स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से स्थिति वह भी संगम नगरी प्रयागराज में जहां मौनी अमावस्या स्नान को लेकर जहां चौक चौबंद इंतजाम है, तो वहीं जिलाधिकारी प्रयागराज ने ICCC सभागार में पुलिस को और अधिकारियों के साथ बैठक की और क्या कुछ कहा है और क्या दिशा निर्देश दिए, आइए सुनाते हैं आपको। कल मौनी अमावस्या का स्नान है और आप देख रहे हैं कि आज भी भीड़ बहुत सारी है, तो इसको देखते हुए हमें जो आइडिया लग रहा है कि भीड़ 40-50 लाख तक पहुंच सकती है, और इसको ध्यान में रखते हुए हमने हर सेक्टर में, जितने 5 सेक्टर है हमारे, मिनिमम 4 SDM रैंक के अधिकारी लगाए हैं और हर सेक्टर के लिए एक ADM को प्रभारी बनाया है। इसके अलावा जितना पार्किंग है, रेलवे स्टेशन है या रूट्स हैं जहाँ जहाँ से पब्लिक का आना होगा, तो हमने हर जगह पे ADM साहब को प्रभारी बनाया है और उनके अंडर में कई सारे हम लोगों ने मजिस्ट्रेट लगाए और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स हैं उनको भी हम लोगों ने सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया है, ताकि पुलिस ऑफिसर और हमारे जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो साथ रह के ड्यूटी करें और कहीं किसी तरह का भी कोई ज़रूरत पड़ता है तो उस पर तत्काल से कार्रवाई कर सकें। कोविड के लिए हम लोगों ने 21 एंट्री गेट्स बनाए हैं, तो जहाँ से भी कोई व्यक्ति अंदर एंट्री करेगा तो वहाँ हम लोगों ने उन एंट्री गेट्स पे 10-10 कर्मचारी रखे हैं, जिस पे हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी हैं और ग्राम विकास के कर्मचारी भी। तो जो भी एंट्री करेगा उनका हम लोग अच्छे से स्कैनिंग करेंगे और जिन्होंने मास्क नहीं पहना तो उनको हिदायत भी देंगे और मास्क न होने की दशा में उनको मास्क भी देंगे कि हमारे संगम में उस पर वो सुनिश्चित कराएंगे कि हर व्यक्ति मास्क लगाए और वहाँ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हम लोगों ने कराई है। तीसरा, हम लोगों ने ये किया कि लगातार हम लोग हमारा जो ICCC है उसके माध्यम से अनाउंसमेंट करा रहे हैं कि मेला क्षेत्र में आने वाले जितने भी लोग हैं वो मास्क ज़रूर पहनें और जो कोविड का सोशल डिस्टेंसिंग का नियम है उसका पालन ज़रूर करें। तो सुनिश्चित कराया जाएगा कि कोविड प्रोटोकॉल के जितने भी नियम हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। थैंक यू। संगम नगरी प्रयागराज में आज आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने प्रेस वार्ता करते हुए सरकार पर निशाना साधा है और साथ ही उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो उस पर जो शिकायतें होंगी उसका निस्तारण 1 साल के अंदर चुनाव जीतने के बाद किया जाएगा। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है शहर दक्षिणी के विधायक प्रत्याशी व जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद का, ये सुनाते हैं आपको। प्रेस वार्ता इसलिए हुई है कि शहर दक्षिणी में मैंने पिछले 4 महीनों में जो चीज़ देखा है उसमें इतनी समस्याएं दिखी है, तो मैंने सोचा कि आज हम लोग एक कुछ ऐसा करें कि आज हम लोगों ने एक नियम पारित किया, एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हेल्पलाइन नंबर में हम लोगों ने मांगा है अपने शहर दक्षिणी के लोगों से कि आप लोग अपने मोहल्लों की समस्याओं को बताइए। हम लोग कीटगंज गए, मुट्ठीगंज गए, मलाकराज गए, नैनी गए, एडीए गए, खरगौनी गए और तमाम जगहों पर गए, लेकिन हर जगह पर हालात बदतर हैं, बद से बदतर हैं। आज भी यहाँ पर पक्की सड़कें नहीं हैं, आज भी यहाँ पर शहर बांध न होने की वजह से बाढ़ से डूब जाता है हर साल। तो हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ शहर दक्षिणी विधानसभा के लोगों से कि आप लोग अपनी अपनी समस्याएं हमें बताइए। हम लोग एक लोकल मैनिफेस्टो जारी करेंगे जिसमें शहर दक्षिणी के सभी कामों को अगले 1 साल के भीतर हम लोग उसको पूरा करेंगे और दिल्ली जैसे तर्ज पर हम लोग शहर दक्षिणी को बनाने की कोशिश करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में होने वाले आगामी चुनाव को लेकर किस तरह से तैयारी की गई है, इसको लेकर जिलाधिकारी ने एक बैठक भी की है और कल से नामांकन शुरू हो जाएंगे, जिसको लेकर क्या कुछ कहा है जिलाधिकारी प्रयागराज ने, आइए सुनाते हैं आपको किस तरह से 12 विधानसभा सीटों पर होंगे चुनाव और कल से होंगे नामांकन। अच्छा, हम लोगों की 12 विधानसभाओं के लिए कल से नॉमिनेशन शुरू होने वाला है। इस पे हम लोगों ने 3 नामांकन कक्ष हमारे तहसील सदर के जो कोर्ट रूम्स है उनको बनाया है और 9 नामांकन कक्ष हमारे कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित है और वहाँ पर जिस तरह की भी बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जानी है वो सुनिश्चित की गई है और सारी चीज़ें वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कैमरा की निगाह में होनी है। तो हम लोगों ने ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित कर लिया है और इसके लिए हमारे हर विधानसभा के लिए आरओ हैं, एआरओज हैं, वो वहाँ पर उपस्थित रहकर जो भी नामांकन आएगा उसको स्वीकार करेंगे। कितने बजे लोग जा सकेंगे और ऑनलाइन भी नॉमिनेशन का कोई इंतजाम किया जाएगा? बिल्कुल, इस बार एक एनकोर नया एप्लीकेशन है जिस पर कोई भी व्यक्ति अपना नॉमिनेशन ऑनलाइन भी कर सकता है और प्रत्याशी में अगर बताएं तो 1+
2 की अनुमति है, ज़्यादा ज़्यादा एक बार में 3 लोग आ सकते हैं और उसका हम लोग अनुमति देंगे। कितने बजे से कितने बजे तक नामांकन की प्रक्रिया रहेगी, क्या रहेगा पूरा शेड्यूल? नामांकन का जो समय है 11 बजे से 3 बजे तक का रहने वाला है और 3 बजे तक जो भी एंट्री कर लेंगे उनका नामांकन जमा करा लिया जाएगा। ये जितनी भी प्रक्रिया होगी सारी की सारी वीडियोग्राफी में होनी है और एक चीज़ सुनिश्चित कराया जाएगा, जो नामांकन का अंतिम दिन है वहाँ 2 बजे के बाद 3 बजे तक का जो समय होगा वो रेगुलर अनस्टॉप उसका वीडियोग्राफी कराया जाएगा और जो सुनिश्चित किया जाएगा कि 3 बजे तक जो भी नामांकन कक्ष में एंट्री करता है उनका नामांकन स्वीकार किया जाए। थैंक यू। माघ मेले के खास स्नान मौनी अमावस्या के पर्व पर इस बार बन रहे हैं खास सहयोग, जानी क्या कुछ कहना है आचार्य अवनीश राय का। माघ के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन पर्व आता है वो हमारे पूर्वोत्तर भारत में मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष मतलब वर्ष 2022 में 31 जनवरी को दिन में 1:17 तक चतुर्दशी रहेगी, उसके पश्चात अमावस्या आ जाएगी। सूर्योदय के समय जो तिथि रहती है व्रत, पर्व, उपवास इत्यादि में वही तिथि ली जाती है। इस कारण से सोमवार के दिन अमावस्या का पर्व नहीं मनाया जाएगा। अमावस्या का पर्व 1 फरवरी को आ रहा है। 1 फरवरी को अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ रही है। अगर सोमवार के दिन पड़ती है तो ये अमावस्या विशेष फलदायी होती है और त्रिवेणी में, काशी के दशाश्वमेध घाट पर और गंगा के विभिन्न तटों पर, मतलब हरिद्वार से गंगा सागर तक सभी गंगा के तटों पर आज के स्नान को विशेषता प्रदान की गई है। पुराणों में भी त्रिवेणी में गंगा स्नान की महत्ता को बार बार उद्धृत किया गया है, बताया गया है, कहा गया है। आज के दिन किया गया स्नान और दान आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को संतुष्टि प्रदान करने वाला होता है। वैसे तो सभी अमावस्या के दिन यदि आप पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दान करते हैं, तर्पण करते हैं, मार्जन करते हैं तो उससे आपके पूर्वजों को संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है, आपके परिवार में अभिवृद्धि के लिए वो आशीर्वचन कहते हैं। परंतु जो माघ के महीने की अमावस्या है उसे पुराणों में विशेष फलदायी माना गया है। पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि प्रयाग की त्रिवेणी में 1 माह तक कठिन व्रत करते हुए मौन रह करके अमावस्या के दिन स्नान करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उनके पूर्वज उन्हें आशीर्वाद देते हैं, पुत्र पौत्र आदि से परिपूर्ण रह करके सफल गृहस्थ जीवन उनको प्राप्त होता है। उनके गृहस्थ जीवन में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, समस्या नहीं आती है। भौतिक जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं आज के स्नान को करने से। आज के स्नान करने के पश्चात दान करने से, श्राद्ध करने से, तर्पण करने से। तो आज के स्नान का विशेष महत्व पुराणों में भी कहा गया है। जगह जगह इतिहास की पुस्तकों में भी मिलता है, इतिहासकार भी लिखते हैं और ये सर्वविदित है कि आज अमावस्या के दिन किया गया स्नान पूर्वजों को, पितरों को प्रसन्नता प्रदान करता है। गृहस्थ के साथ साथ साधु, संत, सन्यासी, दंडी, ब्रह्मचारी ये सभी लोग स्नान करते हैं और स्नान के पश्चात जो लोग गृहस्थ आश्रम में नहीं हैं, सन्यासी हो गए हैं, कोई व्रत धारण कर लिया है, किसी पंथ के अनुयायी हो गए हैं, तो वो अपने गुरुजनों के लिए, अपने गुरुओं के लिए आज के दिन श्राद्ध करते हैं, उनको तर्पण करते हैं, उनको जलांजलि देते हैं और यथा सामर्थ्य त्रिवेणी में आकर के दान करते हैं। त्रिवेणी के दान का महत्व यह बताया गया है कि आज के दिन आप कंबल प्रदान करिए, घृत प्रदान करिए, तिल प्रदान करिए, वस्त्र इत्यादि दान करिए, उपान भी दान करने का विधान बताया गया है। इस वर्ष की अमावस्या एक विशेष महत्व प्रदान करने वाली है या ये विशेष फलदायी भी इस प्रकार से हो रही है कि इस वर्ष मकर राशि में शनि का संयोग बन रहा है। अब यह संयोग मकर राशि में अगली साल नहीं मिलेगा, अगली साल ही नहीं, अगले 27-28 वर्षों तक नहीं मिलेगा। तो जिन लोगों की राशि कर्क है, मकर है, मीन राशि है, उन सारे लोगों को इस वर्ष अमावस्या के दिन विशेष दान करना चाहिए। इसलिए अपनी राशि पर से, अपने परिजनों की राशि पर से शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए यह अमावस्या जो इस वर्ष आई हुई है ये अब 27 वर्ष के बाद आपको प्राप्त होगी, मकर राशि में जब शनि पहुंचेगा तब। इस कारण से इस वर्ष की अमावस्या विशेष है।
और आज के दिन किया गया दान अक्षुण्य रहता है और शनि के निमित्त किया गया दान 27 वर्षों तक आपकी रक्षा करता रहेगा। तो इस प्रकार के रक्षात्मक ग्रह योग में यदि स्नान किया जाता है, दान किया जाता है, पुण्य इत्यादि किए जाते हैं तो वो अक्षुण्य होकर के एक लंबे समय तक आपको अच्छा परिणाम प्रदान करेंगे। तो आज के दिन आपको त्रिवेणी में स्नान करना चाहिए और यथा सामर्थ्य दान करना चाहिए, अपने पूर्वजों का स्मरण करना चाहिए, उनके निमित्त भी दान करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी, प्रसन्नता प्राप्त होगी, लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपका गृहस्थ जीवन संपूर्णता को प्राप्त करेगा। मैं आचार्य अविनाश राय, प्रयागराज। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।